कभी सोचा है कि एक ऐसा जुर्म जो किसी कंपनी के अंदर ही बिल्कुल सबकी नज़रों के सामने रोज़मर्रा के कामों के पर्दे में पनपता है? ये कोई बाहर से किया गया हमला नहीं, बल्कि एक ऐसा धोखा है जो इतना होशियार है कि बज़ाहिर बिल्कुल परफेक्ट लगता है। आज हम इसी अंदरूनी काम यानी पास थ्रू फ्रॉड की तह खोलने जा रहे हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली है ना? कि भाई चोरी में तो पैसा लिया जाता है, खर्च थोड़ी किया जाता है। लेकिन यही वो तज़ाद है जो इस फ्रॉड की बुनियाद है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां एक मुलाजिम कंपनी का ही पैसा खर्च करता है और उसी अमल में लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लेता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा खेल कैसे खेला जाता है। चलें अब इस फ्रॉड के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। हम कदम ब कदम इसकी साख्त को समझेंगे कि आखिर ये तरतीब कैसे दिया जाता है और पैसा कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ और फिर सीधा फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो बुनियादी तौर पर पास थ्रू स्कीम है क्या? ये एक तरह की बिलिंग स्कीम है। इसमें होता यह है कि एक मुलाजिम एक जाली यानी सिर्फ कागजों पर मौजूद कंपनी बनाता है जो सिर्फ एक मिडलमैन का काम करती है। ये फर्जी कंपनी किसी असली दुकानदार से मार्केट रेट पर सामान खरीदती है और फिर उसी सामान को अपनी ही कंपनी को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच देती है। ये सारा काम 3 मरहलों में होता है। पहला कदम, एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है। दूसरा, वो कंपनी असल मार्केट से हकीकी सामान खरीदती है और यही इस स्कीम की सबसे बड़ी चालाकी है, क्योंकि सामान असली होता है इसलिए किसी को शक नहीं होता। और फिर आता है तीसरा, सबसे अहम कदम। वही सामान एक नए इनवॉइस के साथ मुलाजिम की अपनी कंपनी को आसमान छूती कीमत पर बेच दिया जाता है और सारा का सारा मुनाफा सीधा फ्रॉड करने वाले की जेब में। और ये बात जहन में रहे कि हम यहाँ चंद हजार की बात नहीं कर रहे। ये स्कीमें किसी भी कंपनी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती हैं। चूंकि ये सारी लेन देन बिल्कुल जायज़ लगती है, ये फ्रॉड सालों तक चल सकता है और लाखों बल्कि करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। $1 मिलियन यानी आज के हिसाब से तकरीबन 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और ये कोई फर्जी हिंसा नहीं है, बल्कि एक हकीकी केस में हुए नुकसान की असल रकम है। ये एक हकीकी मिसाल है जो दिखाती है कि ये फ्रॉड कितना बड़ा हो सकता है। इस डायरेक्टर ने अपने ओहदे का क्या खूब गलत इस्तेमाल किया। इसने इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स, जिनकी असल कीमत का अंदाज़ा लगाना वैसे ही मुश्किल होता है, अपनी फर्जी कंपनी के जरिए खरीदे और फिर अपनी ही कंपनी को तकरीबन नए कंप्यूटर्स की कीमत पर बेचकर $1 मिलियन से ज़्यादा कमा लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग सबकी नाक के नीचे ये सब कर कैसे लेते हैं? और जवाब बहुत सादा लेकिन गहरा है, एतमाद। जी हाँ, ये मुजरिम कोई बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि कंपनी के अपने भरोसे वाले मुलाजिम होते हैं। यही इस पूरे फ्रॉड की चाबी है। फ्रॉड करने वाले के पास नए वेंडर्स यानी सामान फराहम करने वालों को सिस्टम में शामिल करने और उनके बिल मंजूर करने का इख्तियार होता है। वो इसी इख्तियार का फ़ायदा उठाकर अपनी ही फर्जी कंपनी के बिलों को मंजूर करता रहता है। और चूंकि वो एक काबिल एतमाद मुलाजिम होता है, इसलिए कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। अब देखें, ये स्लाइड इस फ्रॉड की सबसे बड़ी कमजोरी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक गैर महफूज सिस्टम में एक ही शख्स के पास वेंडर बनाने और उसे अदायगी करने दोनों का इख्तियार होता है, जबकि एक महफूज निज़ाम में फ़राइज़ की अलहदगी यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का उसूल अपनाया जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे बैंक लॉकर की 2 चाबियां हों, एक चाबी वेंडर बनाने वाले के पास और दूसरी चाबी अदायगी मंजूर करने वाले के पास। जब तक दोनों नहीं मिलेंगी, लॉकर खुलेगा ही नहीं। एक और अहम उनसर है रबर स्टैम्प सुपरवाइजर। ये वो मैनेजर होते हैं जो या तो बहुत मसरूफ़ होते हैं या अपने मुलाजिम पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और बगैर पढ़े हर कागज़ पर दस्तखत कर देते हैं। इन्हें अक्सर ख़रीदारी की तकनीकी तफसीलात का इल्म भी नहीं होता और इसी वजह से वो नादानिस्ता तौर पर इस फ्रॉड में मददगार बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर जुर्म अपने पीछे कुछ ना कुछ निशानात ज़रूर छोड़ जाता है। जिस निज़ाम को ये मुजरिम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही निज़ाम उनके खिलाफ सबूतों का एक जाल भी बन रहा होता है। बस ये जानने की ज़रूरत है कि देखना कहाँ है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। फ्रॉड करने वाला कंपनी के रस्मी निज़ाम को इस्तेमाल करने पर मजबूर होता है ताकि उसे अदायगी मिल सके। इसका सीधा मतलब ये है कि हर जाली इनवॉइस, हर महंगी खरीदारी और हर अदायगी का एक डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होता है, यानी मुजरिम खुद ही अपने खिलाफ सबूत तैयार कर रहा होता है। तो वो कौन सी निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी है? बहुत ज़्यादा कीमतें, नामुकम्मल इनवॉइसेस या वेंडर के पते का किसी मुलाजिम के घर के पते जैसा होना। एक और बहुत बड़ी निशानी पीओ बॉक्स का पता है, यानी एक ऐसा पता जो सिर्फ एक डाकखाने का डब्बा हो, कोई हकीकी दफ्तर या गोदाम नहीं। ये एक वाज़ेह इशारा है कि शायद ये कंपनी सिर्फ कागज़ों पर ही मौजूद है
और हाँ, मंजूरी की हद से बिल्कुल नीचे की रकम के बहुत सारे बिल भी एक खतरे की घंटी हैं, ताकि बड़ी जांच पड़ताल से बचा जा सके। तो जब ऐसी कोई निशानी नजर आए तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अब हम इस भूत या घोस्ट वेंडर को पकड़ने और मुस्तकबिल में ऐसे फ्रॉड से बचने के अमली तरीकों पर बात करेंगे। यह है तफ्तीशकार की हिकमत अमली। ये समझें कि एक अमली गाइड है। अगर कीमतें ज्यादा लग रही हैं तो फौरन मार्केट में मवाजना करें। अगर वेंडर का पता मशकूक है तो एक सादा सी गूगल सर्च इसका भांडा फोड़ सकती है। और आजकल तो डेटा के तज्जिए से चंद मिनटों में यह मालूम किया जा सकता है कि कहीं कोई मुलाजिम अपनी ही कंपनी को तो बिल नहीं भेज रहा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फ्रॉड को पकड़ना एक बात है और उसे होने ही ना देना बिल्कुल दूसरी। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली तो मजबूत हिफाजती इकदामात करना है, ताकि ऐसे फ्रॉड के लिए कोई जगह ही ना बचे। और उसके लिए ये 4 बुनियादी उसूल हैं। पहला, फराइज को तकसीम करें, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। दूसरा, किसी भी नए वेंडर को शामिल करने से पहले उसकी मुकम्मल तहकीक करें। तीसरा, बजट पर सख्त नज़र रखें और किसी भी गैर मामूली इजाफे की वजह तलाश करें। और चौथा, हर खरीदारी के लिए 3 चीज़ें लाजमी हों: खरीदारी का ऑर्डर, सामान वसूली की रिपोर्ट और इनवॉइस। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, अपनी तंजीम के बारे में सोचिए। क्या वहां कोई एक शख्स है जिसके पास ये दोनों इख्तियारात हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही इस किस्म के फ्रॉड को रोकने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम साबित हो सकता है।